बेदर्दी से शादी भागदस। अब सिर्फ काव्या ही थी जो सब कुछ संभाल सकती थी, मगर देव की शादी की बात सुनकर अब उसके हाथों से भी सब निकलता जा रहा था, क्योंकि अब आखिर में सबके सामने काव्या ही एक ऐसी औरत साबित हो गई थी जो कि अपने पति को धोखा देकर उसके छोटे भाई से शादी करना चाहती है। और वैसे भी वो पोस्ट उसी की आईडी से शेयर किया गया था। अब जब इतना शब हो गया था तो वो भी अपना अच्छा इंप्रेशन बनाकर नहीं रख सकती थी। इसीलिए वो चलकर देव के पास आए और उसने कहा, देव, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी, वरना तुम और तुम्हारा वो लालची परिवार सड़क पर आ जाएगा। और भूलो मत कि मेरे परिवार के पास क्या है। ये कहकर वो मुस्कुराई। फिर उसने नयनतारा को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, हूँ, तो तुम इस दो कौड़ी की लड़की को मेरे सब्स्टिट्यूट बना कर लाए हो। ये मेरे सामने एक कचड़े के ढेर के सामान है। ब्लडी बीच। तभी काव्या चिल्लाई, क्योंकि नयनतारा ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया था, जिसकी वजह से काव्या सीधी नीचे जा गिरी थी। रिपोर्टर ने फिर से उसके मुंह के आगे माइक कर दिया। किसी ने उसे उठाने के लिए हाथ नहीं दिया, जिस वजह से काव्या ने गुस्से से कई लोगों के माइक को तो छीन कर फेंक दिया था। देव ने मुस्कुराते हुए काव्या की ओर देखा। तभी नयनतारा ने देव की ओर देखा और कहा, क्या मैंने सही किया अंक? इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाती, देव ने उसे सभी के सामने किस कर लिया। ये देखकर सभी रिपोर्टर का ध्यान उन दोनों की ओर गया और वो सब काव्या को देख छोड़कर देव और नयनतारा के एक मोमेंट कैप्चर करने लगे। कोई भी नयनतारा के चेहरे को ना देख सके, इसीलिए देव ने उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख लिया था। और जब तक उसने ये कंफर्म नहीं कर लिया कि नयनतारा अब कुछ बोलने की हाल में नहीं है, तब जाकर उसने उसे छोड़ा और उसे वहां से अपने साथ ले गया। उन दोनों को जाता देख काव्या गुस्से से चिल्लाई, बॉडीगार्ड, जल्दी यहाँ आओ, सब कहाँ मर गए हैं। तभी काले कपड़े पहने उसके बॉडीगार्ड वहां आए। उसने उन्हें देखकर कहा, मेरी उठने में मदद करो। उसकी बात सुनकर एक बॉडीगार्ड ने उसे उठने में मदद की। उठकर काव्या ने गुस्से से रिपोर्टर को देखते हुए अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया, ये दो कौड़ी के रिपोर्टर समझते क्या हैं अपने आप को? मैंने इन्हें पैसे देकर यहाँ बुलाया था ताकि वो हमारी शादी की न्यूज़ फैलाएं, मगर वो सभी इस लड़की और देव के ही गुणगान करने लगे हुए हैं। इन सभी रिपोर्टर के कैमरे छीन लो, मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये लोग उस लड़की के साथ देव की शादी की बात फैलाते हैं। बॉडीगार्ड ने झुककर कहा, जी मैडम। ये कहकर सभी न्यूज़ रिपोर्टर की ओर गए और उन सभी के कैमरे को बॉडीगार्ड ने तोड़ दिया। सनशाइन विला में रात के वक्त देव हनीमून के लिए खुद कपड़ों की पैकिंग कर रहा था और नयनतारा बेड पर बैठी उसके फोन में गेम खेल रही थी। तभी उसके रूम पर किसी ने नॉक किया। देव ने दरवाजा खोला तो बाहर विश्वास खड़ा था। उसने अपने फोन देव को देते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी कॉल कर रहे हैं और हाँ, मेरा फोन मुझे जल्दी ही वापस कर देना। इतना कहकर विश्वास वहां से चला गया। देव ने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और फिर उसने अपनी आंखें फोन की ओर की। उसने आधिपत्य बजाज का कॉल पिक करते हुए उसने कहा, आपको मुझसे कोई काम था? उधर से आधिपत्य बजाज ने अपने पूरे दिन के गुस्से को निकालते हुए कहा, देव, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने में तुले हुए हो। आखिर तुम बार बार मुझे क्यों याद दिलाते हो कि तुम एक नाजायज औलाद हो जिसे मुझे कंपनी की जिम्मेदारी सौंपनी नहीं चाहिए थी। इतना कहकर उन्होंने कुछ गहरी सांस ली। फिर आगे कहा, ये बताओ, मैंने तुम्हें काफी टाइम से कॉल कर रहा था, मगर तुमने एक बार भी मेरा कॉल पिक नहीं किया। देव ने शांति से कहा,
उस वक्त मेरी वाइफ फोन में गेम खेल रही थी। तुम उस लड़की को इतनी प्योरिटी क्यों दे रहे हो? आखिर वो कौन है? क्या पहचान है उसकी? और वो तुम्हारी बीवी कब से हो गई? अध्यपत्य बजाज ने एक साथ कई सवाल उससे कर डाले। उनके सवालों के जवाब देव ने कहा, उसकी पहचान ये है कि वो देव बजाज की लीगली वाइफ है। इतना कहकर देव ने कॉल काट दिया। वहीं आदित्य बजाज काफी देर तक फोन पर देव का नाम लेते रहे। जब उन्हें एहसास हुआ देव उनका फोन काफी देर पहले काट चुका है, तो उन्होंने गुस्से में फोन को फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाए, देव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात ना मानने की? ये कहकर वो बिस्तर पर बैठ गए और जोर जोर से खांसने लगे। उनके कमरे में विक्रांत बजाज और नित्या बजाज खड़े थे। उन्होंने जब आदित्य बजाज को गुस्से में देव का नाम लेते देखा, वो दोनों मुस्कुराए। विक्रांत ने नित्या से कुछ इशारे किया और फिर वो कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद नित्या ने कमरे के दरवाजे को बंद किया। फिर उन्होंने आगे बढ़कर आदित्य बजाज को पानी का गिलास पकड़ाया। आदित्य बजाज ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और फिर पानी पीकर उन्होंने नित्या की ओर देखा। तभी नित्या ने अपने दूसरे हाथ से पकड़ी हुई एक माचिस बॉक्स से माचिस निकाली और टेबल पर रखी कैंडल को जलाकर वो आदित्य बजाज की ओर बढ़ी। आदित्य बजाज ने डरते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो नित्या? दूर करो इसे मुझसे। आदित्य बजाज मेरी आंखों में देखो, देखो कि एक माँ अपने बेटे की मौत का बदला लेने की आग में जल रही है। तुम्हें उसका साथ देना होगा, उसके बेटे के कातिल को इंसाफ दिलाना होगा। नित्या ने आदित्य बजाज की आंखों में देखते हुए कहा। तभी उस रूम की डोर पर नॉक हुआ, जिससे कारण नित्या बजाज ने अपने हाथों में पकड़ी हुई कैंडल बुझा दी। फिर उसने जाकर दरवाजा खोला। बाहर काव्या खड़ी थी। उसने पहले तो अपनी सास को देखा जो कि घबराई हुई थी। काव्या को हमेशा अपनी सास काफी अजीब लगती थी, मगर पहले उसने कभी उनकी परवाह नहीं की थी, क्योंकि वो पहले हमेशा उसका बहुत ख्याल रखती थी। मगर सम्राट की मौत के बाद उनकी हरकतें बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई थी, जिस वजह से काव्या भी उन पर शक करने लगी थी। काव्या उन्हें शक भरी नजरों से ही देख रही होती है। तभी नित्या बजाज उसका हाथ पकड़कर कहती, अच्छा हुआ काव्या बेटा तुम आ गए। अविक तुम बहुत याद कर रहा था। काव्या ने उनसे अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, वो दूध पीता बच्चा नहीं है, 7 साल का लड़का है। वो मेरी क्या जरूरत है? क्या आप उसका ख्याल नहीं रखती? काव्या की बात सुनकर आदित्य बजाज ने सख्त लहजे में कहा, नित्या बहू ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अविक का ध्यान भी नहीं रख सकती। किस काम की हो तुम? हो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड और समझदार तो वो विशाखा थी। अगर तुम विक्रांत की पहली पसंद ना होती तो आज विशाखा ही मेरे घर की बहू होती। विशाखा का जिक्र सुनकर नित्या की आंखों में आंसू आ गए। विशाखा गुप्ता देव की माँ थी, जो कि अपने समय की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा थी, जिसकी खूबसूरती का हर कोई कायल था। नित्या उससे बहुत ज्यादा जलती थी। हैरानी की बात यह थी कि नित्या खुद विशाखा की सौतेली बहन थी। दोनों बेहद अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर उनके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे। और जब विशाखा ने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में जाने का फैसला किया, तो उसके पेरेंट ने उसे उसका सरनेम छीन लिया और उस किसी चीज से भी मदद नहीं की। मगर फिर भी विशाखा एक गुप्ता बेहतरीन एक्ट्रेस बनी। उन दिनों के अफवाह थी कि विशाखा की मदद उसके माफिया बॉयफ्रेंड ने की थी, जो कि हमेशा मास्क के पीछे रहता था। मगर उन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी वो तो सिर्फ विशाखा, नित्या और विक्रम ही जानते थे। नित्या धीरे धीरे अपनी बहन की कामयाबी से जलने लगी। उसने खुद ने भी सोचा था कि वो भी कुछ बनकर दिखाएगी, मगर उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसा कुछ नहीं करने दिया। उसे कोई खास पहचान नहीं थी, जिस वजह से आज आदित्य बजाज
उसे ताना दे पा रहे थे, उन्होंने फिर से उसे डांटते हुए कहा, अब यहाँ खड़ी खड़ी आंसू क्यों बहा रही हो? निकलो मेरे रूम से, मुझे काव्या से अकेले में कुछ बात करनी है। उनकी डांट सुनकर नित्या कमरे से बाहर निकल गई। काव्या नित्या के जाने के बाद अत्ते पत्ते बजाज से बोली, दादाजी, उसने मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत की है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अत्ते पत्ते बजाज उसे शांत करते हुए कहा, डोंट वरी, वो तुमसे ही शादी करेगा। तुम जानती तो हो ना वो विशाखा से कितना प्यार करता है। जब मैं उसे विशाखा की धमकी दूंगा वो मेरी बात सुनेगा। काव्या सुनकर कहा, क्या विशाखा गुप्ता जिंदा है? काव्या को हैरान देखकर अद्दे पत्ते बजाज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ काव्या जिंदा है और अब वही मेरे सबसे बड़े हथियार है। काव्या ने कहा, मगर वो जिंदा है तो वो सुसाइड की न्यूज, वो सब क्या था? क्या ये सब आपने किया? मगर क्यों? क्योंकि उस औरत को देव के पास नहीं रहने दे सकता था। जो भी हो, देव मेरा पोता है और वो औरत एक घटिया एक्ट्रेस जिसका ना जाने किस किस के साथ अफेयर था। आखिर कैसे मैं उसे अपनी रेपुटेशन खराब करने दे सकता था? आदित्य बजाज ने कहा, लेकिन देव अब भी तो यही कर रहा है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? आप जानते हैं ना कि अगर देव ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं क्या कर सकती हूँ। कभी भूलिएगा मत कि आपके सारे काले कारनामे की लिस्ट मेरे परिवार के पास है। काव्या ने अपनी आर्म्स फोल्ड करते हुए कहा। उसकी बात में छुपी धमकी सुन पत्ते बजाज ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ काव्या कि तुम्हारी और देव की शादी होनी कितनी जरूरी है, मगर वो लड़की हूँ, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसे तो मैं हैंडल कर लूंगी। काव्या ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा और फिर वो उस कमरे से बाहर चली गई। रूम के दीवार से टिक कर उसने अपने पर्स से सिगरेट निकाली और उसने दो तीन कस भरते हुए कहा। काव्या खुद से मुस्कुराते हुए बोली, योग लगता है अब तुम्हें मोहरा बनाने के बारे में मुझे सोचना चाहिए। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हुए ही अपनी जैकेट की पॉकेट से फोन निकाला और युग को कॉल किया। फोन की दूसरी तरफ से जब युग ने काव्या को हंसते हुए सुना तो वो बोला, इतना क्यों हंस रही हो? क्या देव तुमसे शादी करने के लिए मान गया क्या? उसकी बात सुनकर काव्या ने हंसना बंद कर दिया। फोन पर काव्या की ओर से खामोशी को महसूस कर युग बोला, ओ मिस काव्या, सिंघानिया को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो बताइए अब आपको कैसा लग रहा है? बकवास बंद करो और ये बताओ, तुम नयनतारा को कब मेरे रास्ते से हटाने वाले हो? अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बता दो, मैं उसे खुद रास्ते से तो क्या दुनिया से मिटा दूंगी। काव्या ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा देख युग ने कहा, ठीक है, तुम बस मुझे आज का वक्त दो, मैं अपने लोगों को भेजता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। वहीं दूसरी तरफ सनसन विला में देव आदित्य बजाज का कॉल काटने के बाद एक रूम के पास गया। उसने रूम पासवर्ड से डाला और उस रूम में गया। वो रूम पहले उसका रूम हुआ करता था, जिसमें अब उसकी कुछ पुरानी यादें भी थी। दरअसल ये वही विला था जिसमें देव की माँ अपनी माँ के साथ सुनहरी यादें थी। मगर जब तक कि विशाखा को नित्या बजाज के बारे में नहीं पता चला था, उसके बाद देव का बचपन बिखर सा गया था। उसने छोटी सी उम्र में अपनी माँ को तिल तिल मरते हुए देखा था और जिस दिन उसे बताया गया कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया तो वो उनका चेहरा एक आखिरी बार देखना चाहता था। मगर इसी रूम में उसे आदित्य बजाज ने बंद कर दिया था। ये याद कर देव ने गुस्से से उस रूम की दीवार पर अपना हाथ मारा। फिर उसने कुछ गहरी सांसें लेते हुए अपने गुस्से पर काबू किया। उसके बाद उसने झुककर जमीन पर पड़ा एक कैमरा उठाया जो उसके लिए आदित्य बजाज का दिया पहला गिफ्ट था, जिससे वो हमेशा छुप कर काव्या की फोटोज लिया करता था और उन्हें फिर देखता रहता था।
मगर आज वो काव्या बिल्कुल बदल चुकी थी। देव ने जिसे प्यार किया वो लड़की अब महज उसके इमेजिनेशन तक सीमित थी, क्योंकि असल में तो काव्या कभी ऐसी थी ही नहीं जैसी उसने इमेजिन की थी। वो हमेशा से घमंडी और चालबाज थी। देव वहीं बैठे पूरी रात बचपन की कड़वी यादों को याद करता रहा। अगले दिन उन्हें हनीमून के लिए जाना था, इसीलिए आंख खुलने पर उसे रूम से निकला और उसने जाकर नैनतारा के बेडरूम के दरवाजे पर नॉक किया। नैनतारा ने जब दरवाजा खोला तो देव ने देखा कि वो तैयार नहीं हुई थी, तो उसने एक आंख भरी और अंदर जाकर बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है वाइफी। इतना कहकर उसने नैनतारा की नेक पर किस किया। नैनतारा ने इससे गुदगुदी महसूस हुई, इसीलिए उसने अपना कंधा मोड़ लिया। देव उसके हाथ पे अपना हाथ में लेते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बिल्कुल, आप मेरी मदद कर सकते हैं अंकल। नैनतारा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हम फिर से अंकल, लगता है आज तुम्हें मुझे एक अच्छा सबक सिखा देना चाहिए। इतना कहकर उसने एक झटके से नैनतारा को अपनी गोद में उठाया और उसे गोद में लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। उसने अंदर आकर नैनतारा को बाथटब में लिटाया और बोला, अंकल आज तुम्हें अच्छे से नहलाएंगे ताकि बाद में तुम्हें अपने अंकल से कोई शिकायत न रहे। इतना कहकर उसने नैनतारा की नाइट ड्रेस का फीता खोल दिया। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी ओर किया। तभी जब वो उसे किस करने जा रहा था, तभी नैनतारा ने अपने हाथों से पानी भरकर देव के ऊपर डाल दिया। ऐसे करते ही वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, ओह अंकल तो पानी से भी डरते हैं। इसका शरारत करते देख देव ने कहा, आह, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो बाथटब में बैठने जा रहा था। जब देव नैनतारा को सबक सिखाने के लिए बाथटब में बैठाने ही वाला था, तभी उसका फोन रिंग किया और वो बाहर चला गया। दोपहर के वक्त दोनों सनशाइन विला से निकले और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। एयरप्लेन में नैनतारा ने देव को परेशान करके रख दिया था, क्योंकि पहले कभी उसने ऐसे नज़ारे नहीं देखे थे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दोनों अंडमान निकोबार आइलैंड पर पहुंच गए। वहां के शी सेल होटल में देव ने उन दोनों के लिए एक रूम बुक कराया था। उन दोनों ने कुछ देर तो आराम किया। डिनर के बाद आखिर में देव ने वो किया जिसके लिए वो नैनतारा को यहाँ लाया था। थोड़ी देर में नैनतारा के होंठ देव के होठों में गिरफ्त में थे। वो काफी पेशेंट किस थी। एक गहरी किस के बाद देव ने अपनी आंखें खोली और नैनतारा के ट्रांसपेरेंट आंखों को देखा। देव ने नीचे झुका और चिढ़ाते हुए उसके होठों को अपने होठों से बार बार छुआ, लेकिन उसे किस नहीं किया। वो चाहता था इस बार उसे नैनतारा किस करे। इम्पेशेंटली नैनतारा ने उसके होठों को चूमने की कोशिश की। देव ने अपना सिर ऊंचा रखा, इसीलिए वो नहीं कर सकी, लेकिन देव भी हार रहा था। उसके गुलाबी होंठ, पतली सुराही सी गर्दन और उसके परफ्यूम की महक से हेल्पलेस बना दिया। वो नीचे झुक गया और उसके बाल गर्दन से हटाकर उसने जेंटली किस करने लगा। उसने नैनतारा के पल्लू को पकड़कर हटाने से पहले उसे इजाजत मांगते हुए पूछा, क्या तुम रेडी हो? उसकी आवाज धीमी थी। काफी देर तक नैनतारा का जवाब न पाकर निराश होकर देव बालकनी से बेडरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसे अपनी चेस्ट पर नैनतारा की साड़ी का पल्लू दिखा, जो कि नैनतारा उसे रोकने के लिए एक रस्सी की तरह इस्तेमाल किया था। देव उसकी स्ट्रिक पर मुस्कुराया, लेकिन वो मुड़ा नहीं। नैनतारा ने पीछे से उसे करीब आकर उसे बाहों में कस लिया। देव अब भी उसे नाराजगी का झूठा दिखावा करके उससे दूर जाने लगा। फिर नैनतारा जल्दी से उसके आगे आई और उसकी टाई को पकड़कर मुड़ गई और उस टाई को अपने कंधे पर रख देव को खींच लिया।
उसने फिर से उसे किंग साइज बेड के पास जाकर देव को धक्का देकर उस पर गिरा दिया, फिर खुद उसके ऊपर आ गई। देव ने अच्छा मौका देकर उसे अचानक अपने मजबूत बॉडी के गिरफ्त में ले लिया, साथ ही उसके लिप्स पे सील कर दिया और देव की उंगलियां ने धीरे धीरे नैनतारा के ब्लाउज की डोरियों को खोला। जब वो पूरी तरह खोल गया, जब जाकर नैनतारा को एहसास हुआ, फिर उसे अपने शरीर को छिपाने के लिए उसकी कमीज पकड़ ली। देव का पूरा शरीर नैनतारा को पाने की तपिश में जल रहा था। उसने उसके पैर पकड़ लिया और उन्हें अपने चारों ओर लपेटने की कोशिश की, लेकिन नैनतारा की साड़ी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाया। पूरा बेड गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हुआ था। बिस्तर की चादर लाल रेशम की थी, यहाँ तक कि उसके चारों ओर पर्दे भी लाल थे। बेडरूम के चारों किनारे को लाल मोमबत्तियों से सजाया गया था, धीरे धीरे जल रही थी, लेकिन उस कपल के पास डेकोरेशन को देखने का समय नहीं था। नैनतारा ने देव उसे छूने से पूरी बॉडी में एक मीठी सी रंसी हुई। उसकी उंगलियों ने लाल गुलाब से भरी चादर को पकड़ लिया। नैनतारा को देव ने उसे छूने से पूरी बॉडी में एक मीठी सी रंसी हुई। उसकी उंगलियों ने लाल गुलाब भरी चादर को जकड़ लिया। देव ने हर जगह किस करते हुए अपने आप को रोकने की सारी कोशिशें बंद कर दी। उसकी किसेस धीरे धीरे वाइल्ड होती गई। नैनतारा अब सांस लेने के लिए हाँफने लगी, अपने पैरों को मोड़ने लगी, जिससे उसके पैरों की पायल भी किसी धुन की तरह बजने लगी। जब देव और उसके लिप्स अलग हुए तो देव ने अपनी शर्ट उतार दी। जब वो फिर से उसे पेशेंट किस करना चाहता था तो नैनतारा उसे बचने के लिए पलट गई, जिससे उसकी गोरी पीठ देव के सामने उजागर थी। देव ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसके पीठ पर हाथ फेरने लगा। नैनतारा गुदगुदी हुई, वो मुस्कुराने लगी जब उसने फिर सोचा कि इस मोमेंट पर दोनों में से कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए वो उठकर जल्दी से वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद एक शॉर्ट रेड नाइट गाउन पहन कर आई। देव ने जब उसे ऐसी ड्रेस में बिना शर्माए खड़े देखा तो उसने जल्दी से नैनतारा को बाहों में भरा और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। देव ने उसे अपनी गोद में बिठाए हुए था और उसे काफी वाइल्डली किस करने लगा। देव ने नैनतारा के माथे को अपने माथे से लगाया। इस बार दोनों ही सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगे। देव ने उसे बेड पर लेटाया और उसकी आंखों से आंसू चूमते हुए उसकी आंखों में बुदबुदा आया। आयम, उसने आखिरी इजाजत मांगी। नैनतारा ने इस बार कुछ नहीं कहा। जब देव ने उसके बीच की हर दूरी को खत्म करते हुए सारी इनसिक्योरिटी को अंत किया और अचानक नैनतारा कांप उठी। उसकी उंगलियों ने लाल गुलाब से भरी चादर को जकड़ लिया, जिससे उसके नेल तक टूट गए। देव उसके हाथों को एक जगह पर कसकर पकड़ा हुआ था। नैनतारा ने जो चूड़ियां पहनी थी वह सभी लगभग टूट चुकी थी। उसने दर्द को सहन करने के लिए अपने लिप्स को काटना शुरू कर दिया। देव ने जब देखा कि वो अपने लिप्स को चोट पहुंचा रही है तो उसने उसे लिप्स पर लाइट किसेस करके शांत करने की कोशिश की। नैनतारा ने जब महसूस किया उसके हाथ आजाद हो गए तो उसने देव की पीठ के अपने दर्द के साथ खरोचना शुरू कर दिया। जब वो नैनतारा को लाइट किसेस दे रहा था तब नैनतारा ने उसके लिप्स को बाइट करते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं तारा, तुमने मुझे ऐसा बनाया। देव ने बेशर्मी से अपने क्राइम को एडमिट किया, लेकिन वो जो कर रहा था उसने वो बंद नहीं किया। नैनतारा का पूरी शरीर कांप रहा था। उसने देव के सॉफ्ट बालों को पकड़ लिया और सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। देव ने रुककर उसके हाथों को पकड़ा और उन पर किस किया और फिर उसके हाथ आपस में जुड़ गए। देव ने एक शिकारी जैसी आंखें अब एक सॉफ्ट और प्यारी निगाहों में बदल गई। दोनों की नजरें एक पल के लिए भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ी थी। उनके शरीर की तरह ही उनके दिल भी जुड़े हुए थे।
मोमबत्तियों की सुनहरी रोशनी में नयनतारा का लाल चेहरा, नम के सूजे हुए गुलाबी होंठ, लाल साड़ी से ढका उसका नाजुक बदन, बिखरे बाल अट्रैक्टिव लग रहे थे। कुछ देर बाद उसे परेशान होकर पूछा, क्या मुझे रुक जाना चाहिए? नयनतारा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कान पर एक हल्की सी बाइट ली, जो देव को समझाने के लिए काफी थी कि वो उसे रोकना नहीं चाहती। रात कुछ देर तक एक गहराई, फिर वो भी उन मीठे पलों को देखकर शर्मा गई और जल्दी ही सवेरा हो गया। अब सारी कैंडल बुझ चुकी थी, बस लाल पर्दे से छनकर सुनहरी धूप आ रही थी। देव ने सबसे पहले स्लीपिंग ब्यूटी को देखा। उसे लेटे हुए ही उसके बालों को सहलाया। जब वो उठकर वॉशरूम जाने लगा तो उसने नयनतारा की पूरी बॉडी पर लव वाइट्स देखे, जो उसकी वाइट बॉडी पर लाल फूलों की तरह लग रहे थे। उसने नयनतारा की पूरी बॉडी को अच्छे से ढका और फिर वॉशरूम चला गया। शाम को जाकर ही नयनतारा खाने की महक से जागी। उसने अपनी आंखें खोली और एक अनजान छत देखी। शर्माते उसने याद करने की कोशिश की, सोने से पहले क्या हुआ था। रात की बातों को याद करके शर्मा गई। जब उसने बिस्तर से हिलने डुलने की कोशिश की तो उसके शरीर में हल्का दर्द था और लगभग रोने लगी। रिलैक्स, ज्यादा मत हिलो, मैंने पहले ही तुम्हारी कमर की मसाज कर दी है, दर्द कुछ ही टाइम से दूर हो जाएगा, देव ने पूरे प्यार से कहा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।